दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों, आज हम आवर कैशनट ट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझेंगे, है ना। ये पोएम मैंने एक्चुअली काफी दिन पहले पढ़ा दी थी, चैनल पे पड़ी हुई है ये, आप लोग देख लेना। आवर कैशनट ट्री ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आज इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवाऊंगा। एक प्रोटोटाइप मैंने नोट्स का तैयार किया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा मैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी इसकी, तो कर लेना डाउनलोड। बाकी मैं ये बोलूंगा कि इसमें और भी पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड करना है, इसे कंप्लीट आंसर मत समझना। हेडिंग्स ये यूज कर सकते हो, परंतु इसमें और कंटेंट डालना, ठीक है। इसलिए पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट मत रहना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आवर कैशनट ट्री, तोरू दत्त की लिखी गई पोएम। हमने लोटस पढ़ी आज, है ना। अभी आवर कैशनट ट्री पे आते हैं हम लोग। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख लेना वहां से ना। तो इंट्रोडक्शन में आवर कैशनट ट्री तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम है। जब वो वापस लौट के आ जाती है इंडिया 1873 में, है ना, क्योंकि विदेश में रहती थी, बाहर रहती थी, तो वहां से वो जो लौट के वापस इंडिया आती है 1873 में, अपने अपनी जो सिस्टर अरु के साथ में लौट के आती है ना। तब अरु क्या होती है, अरु की डेथ हो जाती है 1874 में। वो 73 में तो विदेश से आती है इंडिया, और 74 में अरु की डेथ हो जाती है। तब तोरू दत्त ये पोएम लिखती है अपनी, मतलब अपने बेसिकली दोनों ब्रदर एंड सिस्टर दोनों की याद में, उनकी मेमोरीज में ये पोएम लिखती है, जिनके साथ में उसने अपना बचपन बिताया था, इसी पेड़ के नीचे। किसके पेड़ के नीचे? कैशनट ट्री के नीचे। तो एक तरह से ये पोएम पहली बार पब्लिश कब हुई थी? 1882 में हुई थी। वही एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, वो जो पोएट्री कलेक्शन था ना, जो डेथ के बाद में आया था इनके, 1882 में पहली बार ये पब्लिश हुई पोएम। और इसी कलेक्शन में एक्चुअल में देखा जाए तो लोटस भी पब्लिश हुई थी। तो पोएम एक नॉस्टैल्जिक डिस्क्रिप्शन है, पास्ट की यादों का एक तरह से विवरण है, जो कि कैशनट ट्री से रिलेटेड है। और जो मेमोरीज हैं उसकी, लवेबल ब्रदर और सिस्टर, जो उसके प्यारे भाई बहन है पोएट के, उनकी याद में, क्योंकि यादें एक्चुअल में लिंक्ड है पेड़ से, कैशनट ट्री से। तो ये पोएम एक तरीके से उनकी यादों का एक बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिक डिस्क्रिप्शन है। पास्ट की यादें निकल निकल के सामने आ रही है, उनका विवरण है एक तरीके से, ठीक है। थीम्स पे आते हैं। डेथ एंड एटर्निटी की थीम है एक तो, कि मृत्यु प्लस अमृतत्व दोनों। देखो, पोएम में एक साइड तो आपको एलिमेंट मिलेंगे डेथ के, जैसे कि जो मेमोरीज हैं उसके, डिसीज्ड ब्रदर एंड सिस्टर, पोएट के जो गुजर चुके भाई बहन दोनों, उनकी याद एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में गुजर गए। तो एक तरफ तो उनकी डेथ के एलिमेंट है, पास्ट में वो याद कर करके, मतलब की डेथ हो गई, उनकी मेमोरीज को याद कर रही है, तो एक तरफ डेथ के एलिमेंट है। और जो टाइम है वो खुद भी एक सिंबल है डेथ का, क्योंकि टाइम क्या होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, हम बोलते हैं ना। उसका मतलब है कि एक चीज एक समय के बाद में, एक लिमिट के बाद में वो खत्म हो जानी है ना। जैसे इंसान का एक टाइम होता है, बुढ़ापा आएगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तो फिर एंड में इंसान को मर ही जाना है। तो टाइम भी सिंबल है डेथ का, जो कि एक्चुअल में हमसे हर चीज छीन लेता है, विच विल टेक अवे एवरीथिंग ह्यूमन पजेस। तो मतलब टाइम इंसान से हर चीज छीन लेता है, तो टाइम भी एक डेथ का सिंबल है। और यहाँ पोएम में कैशनट ट्री क्या है एक्चुअल में, बोल सकते हो आप लोग, एक सिंबल है पजेशंस का। क्योंकि लाइफ में हमारी चीजें, हम कुछ चीजें ओन करते हैं, हमारी होती हैं, पजेस करते हैं ना, हम मालिक होते हैं चीजों के, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट एक तरह से कैशनट ट्री को ओन करती है, उसका है वो पेड़, है ना। तो सीधी सी बात, उसको डर है कि ये पेड़ भी एक दिन खो जाएगा, वो डर ऑब्वियसली रहेगा। तो जिस तरीके से उसके भाई बहन चले गए उसको छोड़ के, उसी तरीके से तो टाइम, सबका टाइम पूरा हो जाता है, तो चीजें उसके बाद में खत्म हो जाती है। अब देखो, तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये बात होगी डेथ की, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पोएटिस क्या चाहती है, वो चाहती है कि भाई जो कैशनट ट्री है ना, इसको एटर्निटी मिल जाए, अमृतत्व मिल जाए, ये अमर हो जाए ये पेड़। अब अमर ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, चीजें तो नष्ट होनी है, जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसे खत्म होना है। तो वो क्या करती है, इस प्यार भरे पेड़, इस प्यारे से पेड़ की याद में बोल सकते हो, ताकि ये जिंदा रहे हमेशा लोगों के दिलों में, उनके माइंड में, हार्ट में जिंदा रहे लोगों के। तो वो क्या लिखती है एक्चुअल में, देखा जाए तो पोएम लिखती है इसके ऊपर। क्या लिखती है? पोएम लिखती है, जिससे कि लोग इसको हमेशा याद रखें। अब देखो, पेड़ तो पता नहीं आज वो कैशनट ट्री है कि नहीं, खत्म हो गया होगा, राम जाने, है ना। परंतु उन्होंने इतनी अच्छी पोएम लिख दी है, तो अब लोग इस पोएम को पढ़ते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते रहेंगे, तो वो कैशनट ट्री एक तरीके से जिंदा रहेगा। देखो, मरना किसे बोलते हैं? केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना मरना है क्या? क्या आपका जो शरीर है वो खत्म हो गया तो क्या आप मर गए क्या? नहीं। मरने की जो सही बात है ना, वो एक्चुअल में निकल के आती है ऑब्लिवियंस कर्स में। ऑब्लिवियंस कर्स का मतलब होता है किसी चीज को भूल जाना, फॉरगेट, उसके बारे में भूल जाना। देखो, जब हम ये बोलते हैं ना कि कोई भी चीज है, सपोज कोई इंसान है, उस इंसान ने लाइफ में कुछ ऐसा किया नहीं, वो मर गया, लोग उसे भूल भाल गए, अब आगे कोई याद ही नहीं रखता उसको, उसके एग्जिस्टेंस कभी था या नहीं था ये भी पता नहीं किसी को। अब देखो, जो हमारे पास्ट में जो महान ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, है ना, चाहे फ्रीडम फाइटर्स हो, कोई भी हो, हम उसको उनको मतलब उनको आज भी याद करते हैं हम लोग।
क्यों याद, मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए याद करते हैं। तो एक तरीके से हमारी नजरों में, हमारी यादों में वो आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है। मरना उसे बोलते हैं जिसको कोई याद ही ना करे, उसको भूल ही जाए, मतलब लोगों को ये भी याद ना रहे कि वो कभी अस्तित्व में था, उसे बोलते हैं सही मायने में मरना। तो ये पोएट है, पोएट को पता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस तो सबका खत्म हो जाना है, जो शारीरिक शरीर है, जो शरीर है, वो तो सबका खत्म हो ही जाना है, परंतु रियल मायने में उसे मरना नहीं बोलेंगे, रियल मायने में मरना बोलेंगे अगर लोग उसे भूल जाएं। तो कवि वही नहीं चाहती थी, कवि चाहती थी कि भाई इस पेड़ को लोग भूले ना, उनके दिलो दिमाग पर हमेशा ये रहे। तो पेड़ को बचाना चाहती है ऑब्लिवियंस कर्स से। ऑब्लिवियन कर्स का मतलब भूल जाने का कर्स है ना, उस श्राप से बचाना चाहती है कि लोग इसे भूले ना कभी। ठीक है, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो एक पोएम लिखेंगी, और इस तरीके से डेथ, और डेथ से वो बचा पाएंगे इस पोएम को, मतलब हिस्ट्री को। तो ये इस पोएम में डेथ प्लस एटर्निटी दोनों के एलिमेंट नजर आते हैं, थीम है, मेन थीम है। एक तरफ तो मृत्यु और एक तरफ अमृत, दोनों थीम में पाई जाती है पोएम में। ठीक है, मेमोरीज की थीम है कि मेमोरीज तो देखा वाइटल रोल प्ले करती है पूरी पोएम में, और मेमोरीज किसी भी इंसान को, मतलब लोगों को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि लोग याद रखेंगे तो लोग जिंदा रहेंगे, अगर लोगों को भुला दिया जाएगा तो फिर वो खत्म ही हो गए, परमानेंटली मर गए फिर तो, है ना। तो वही बात है। तो मेमोरीज है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों को जिंदा रखने में। मान लिया, सपोज वो रियल एग्जिस्टेंस, उनका रियल वर्ल्ड में वो अस्तित्व में नहीं है, फिजिकली वो अस्तित्व में नहीं है, उनका शरीर खत्म हो चुका है, बट वर्ल्ड ऑफ हार्ट, दिलों के संसार में तो जिंदा है ना, हमारे दिल में तो जिंदा है ना। तो दिल में जिंदा होने का मतलब भी हम उसे जिंदा ही मानते हैं। अगर सही में भूल जाएंगे तो वो सही में खत्म हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान को जिंदा रखने में। ठीक है, तो पोएटिस के लिए जो कैसोनेटरी है ना, वो एक तरीके से स्टिमुलेंट का काम करता है, उत्तेजक का काम करता है, वो उनको उत्तेजना जगाता है उनके अंदर, और उनकी हैप्पी मेमोरी, जो पास्ट की मेमोरीज है ना, उनको वापस लौटा के लाता है। उनको याद आती है अपने ब्रदर सिस्टर की, वो कैसे इस पेड़ के नीचे खेला करती थी, अपना चाइल्डहुड कैसे बिताया था उन्होंने। तो इस तरीके से ये पेड़ एक तरीके से उत्तेजक, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट बोलते हैं उत्तेजक, तो स्टिमुलेंट का काम करती है उनके लिए, ये पेड़ स्टिमुलेंट का काम करता है। ठीक है, तो मेमोरीज भी एक थीम है। लाइफ में अटैचमेंट्स हैं, देखो कैशनर ट्री सिंबल है अटैचमेंट्स का भी। इस मतलब जिंदगी में क्या होता है, हमारे अटैचमेंट्स से लगाव होता है। अब इस पोएम में क्या है, ये एक लिंक का काम करता है, पोएट को जोड़ता है एक्चुअल में उसके भाई बहन की मेमोरीज के साथ में। यानी एक तरफ तो पोएट है ना, एक तरफ तो पोएट हो गया, और एक तरफ उसके भाई बहन की मेमोरीज होगी, खत्म हो गया, और ये बीच में ये पेड़। तो ये पेड़ एक तरह से क्या कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है, उसके भाई बहन की मेमोरीज से जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो एक तरीके से पास्ट की जो मेमोरीज को हिलाता है, और इन मेमोरीज की वजह से ही बोल सकते हो कि उसको अपने भाई बहन की याद आती है, मतलब इस पेड़ से रिलेटेड है वो। और इसी वजह से, क्योंकि उसके भाई बहन की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस पेड़ के साथ में, इसी वजह से उसको ये पेड़ बहुत प्यारा है, और वो इससे अटैच्ड फील करती है। तो लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग, चीजें होती हैं हमारे पास में बहुत सी, जिनके साथ में हमारा लगाव होता है। और वो लगाव क्यों होता है, ऐसे थोड़ी ना लगाव हो जाएगा, लगाव इसलिए होता है चीजों से, क्योंकि उन चीजों के साथ हमारी क्या जुड़ जाती हैं, मेमोरीज। तो मेमोरीज जुड़ जाती हैं, तब उन्हें लगाव हो जाता है, क्योंकि हम जब भी उस चीज को देखते हैं, हमें वो पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, है ना। तो ये अटैचमेंट्स है लाइफ के। ठीक है, ये भी एक थीम है पोएम में इंपॉर्टेंट। फिगर ऑफ स्पीच, देखो सिमिली पोएम में पहली लाइन में पोएम की लाइक ए पाइथन से शुरू होता है, पहली लाइन ही है, पहले 3 वर्ड ही बोल दो पोएम के, है ना, लाइक ए पाइथन। तो जब मैंने बोला लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी चीज की तुलना की जाती है, दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, तो हम उसे सिमिली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेल, पेड़ के चारों तरफ जो बेल लपटी हुई है ना, क्रीपर, उसको एक पाइथन, एक अजगर से तुलना की गई है उसकी। जैसे एक अजगर लिपट जाता है चारों तरफ, वैसे वो बेल पेड़ की लिपटी हुई है। अब दूसरे स्टेंजा में देखा जाए तो इसी तरीके से ग्रे बबून सिट्स स्टैच्यू लाइक अलोन। अब यहाँ पे अगेन कि जो ग्रे बबून, भूरे रंग का जो बंदर है ना, वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि एक मूर्ति बैठी होती है। तो एक तरह से ग्रे बबून को किससे तुलना की गई है, एक मूर्ति से। ठीक है, इसी तरीके से वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मास, पानी में जो वाटर लिलीज पैदा हो रही हैं, वो उस तरह से, क्योंकि सफेद रंग की होती है लिली, है ना, तो वो इस तरह से नजर आ रही है जिस तरीके से आप बोल सकते हो बहुत आसमान से मतलब बर्फ गिर गई हो। तो वाटर लिलीज को कंपेयर किया गया किससे, वाटर स्नो से, बर्फ से। ठीक है, अब मेटाफर, देखो मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्या होता है। सिमिली में तो एज और लाइक का इस्तेमाल करके हम तुलना साफ साफ दिखाते हैं, मेटाफर में क्या होता है, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, तुलना फिर भी हो रही होती है। देखो जाइंट वियर्स द स्कार्फ, जाइंट ने स्कार्फ पहन रखा है। अब ये जाइंट कौन है, पेड़, कौन सा पेड़, कैसनट ट्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पेड़ कैसा है, जाइंट के जैसा है, परंतु राइटर ने क्या लिखा है, सीधा पेड़ को जाइंट बोल दिया, उसको जाइंट के जैसा नहीं बोला, यानी लाइक के जाइंट या एज ए जाइंट नहीं बोला, सीधा क्या बोला है कि पेड़ तो जाइंट है।
तो जाइंट ही बोल दिया उसको कि जाइंट वियर्स द स्कार्फ। तो यहाँ भी तुलना पेड़ की जाइंट से हो रही है कि जाइंट के जैसा है, परंतु तुलना दिखा नहीं रहा, तुलना छुप गई पीछे। जैसे बोलते हैं मेटाफर, कि सीधा सीधा संज्ञा दे देना किस चीज को। तो जाइंट वियर्स द स्कार्फ, ठीक है। इसमें मेटाफर हो गया कि ट्री ने रिप्लेस कर दिया जाइंट को, कि मतलब बोल सकते हो कि उससे जाइंट के जैसा ही है, परंतु हम लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सीधा सीधा मतलब तुलना सीधा सीधा नजर नहीं आ रही, वो छुप गई है, पर तुलना फिर भी हो रही है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिकरण या मानवीकरण। जब इंसान के अलावा कोई भी चीज हो, क्या निर्जीव वस्तु हो या फिर कोई जानवर हो या पेड़ पौधे हो या इमोशंस भावनाएं हो, इन सब चीजों में जब हम इंसानी गुण डाल देते हैं या फिर इनको हम इंसान की तरह मान के चलते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो देखो पोएम में एक तो कैस्यूनट ट्री का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। कैस्यूनट ट्री को भी बहुत बार इंसान की तरह दिखाया गया है, जैसे कि उसको बताया गया कि वो कैस्यूनट ट्री तो कैसा है, एक राक्षस के जैसा है, एक जाइंट विशालकाय व्यक्ति के जैसा है, ठीक है। तो ये तुलना हो गई, मतलब ये सीधा सीधा इसको पर्सोनिफाई कर दिया। जैसे एक विशालकाय व्यक्ति ने अपने गले में स्कार्फ लपेट रखा हो, वैसे ही कैस्यूनट ट्री ने क्या लपेट रखा है, वो बेल को लपेट रखा है अपने चारों तरफ। तो ये कैस्यूनट ट्री का पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऐसे मानव की तरह दिखाया गया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, कि जो लहरें हैं वो बहुत आराम से आके किनारे को चूम रही हैं। अब लहरें थोड़ी ना चूमती हैं, इंसान चूमते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे वेव्स लहरों को कैसे दिखाया गया है, इंसान की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लहरों का पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं एलिट्रेशन। क्रीपर क्लाइंब, क्रिम्सन क्लस्टर, स्वीट सॉन्ग, हैव हर्ड, इन सब में क्या है, क क स्वीट सॉन्ग, हैव हर्ड, ह। तो सबका जो पहला शब्द है ना, पहला जो साउंड निकल रही है वो किसकी है, एक कॉन्सोनेंट की है, एक व्यंजन की है। जैसे क ह, ये जो है ना व्यंजन क स ह, तो ये व्यंजन साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। असोनेंस, असोनेंस में क्या होता है, वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है, और वो वोवल साउंड का रिपीटेशन वर्ड की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे ये लाइन देखो, शैल द ट्री बी एवर डियर, तो इसमें लगातार रिपीटेशन हो रहा है किस वोवल साउंड का, ई वोवल साउंड का। देखो बोल के देखो, शैल दी ई दी, ट्री बी ई ई ई, है ना, एवर डियर डी ई, तो दोबारा ई साउंड करें, तो ट्री बी मतलब दी ट्री बी और डियर, तो ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। एवर, एवर में नहीं हो रहा, ए आ रहा है, ई नहीं आ रहा, ठीक है। परंतु लगातार 4 बार तो आ ही चुका है लगभग, है ना। तो ये रिपीटेशन इस तरीके से हो रहा है, तो इसे असोनेंस बोलेंगे, ठीक है। वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। पिक्टोरियल क्वालिटी और इमेजरी, पोएम में देखो पिक्टोरियल क्वालिटी काफी है, मतलब ऐसी इमेजेस क्रिएट की गई हैं। सेकंड स्टैंजा आप पढ़ेंगे ना पोएम की, तो उसमें आपको बहुत पिक्टोरियल क्वालिटी मिलेगी। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। एक बबून बैठा हुआ है, कैसनर ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है, और वो क्या देख रहा है, सनराइज को देख रहा है। तो आप इमेजिन करके देखो, बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, और वो इसलिए बैठा है क्योंकि सनराइज देखना है उसको, और उसके जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे टहनियों पर खेल रहे हैं। कोयल जो है ना, वो दिन का शुरुआत करती है अपनी मीठी आवाज से। तो इमेजिन करके देखो, एक पेड़ पे ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। काउज हैं वो अभी भी स्लीपी फील कर रही हैं अपने पास्चर की तरफ जाते हुए, मतलब चारागाह की तरफ जाते हुए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में उठ के जा रही हैं, तो उनको अभी भी नींद आ रही है, ठीक है। और जो कैशनट ट्री की जो छाया है ना, उसमें पानी का तालाब, मतलब तालाब है एक्चुअल में, और उसमें वाटर लिलीज उगी हुई हैं, ठीक है। तो वो सब ऐसी नजर आ रही है जैसे कि कोई बर्फबारी हुई हो, क्योंकि सफेद रंग की लिली और बहुत सारी वाटर लिली उगी हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हुई हो वहां पे। तो ये सब एक पिक्टोरियल क्वालिटी की पिक्चर क्रिएट कर रही है आपके सामने, एक इमेज क्रिएट हो रही है। पोएम में नेचर पोएम भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि नेचर काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट ने नेचर का। तोरुदत्त अपने नेचर लव के लिए जानी जाती थी एक्चुअल में। उनकी जो दोनों पोएम लोटस रो और कैशनर ट्री, उनमें नेचर आपको साफ साफ झलकता नजर आएगा पोएम में। बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिए हैं उन्होंने, नेचर के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। तोरुदत्त ट्रीज बीज एनिमल इन सबसे बड़ा प्रेम करती थी, तो उनको अपनी पोएमों में खूब इंक्लूड करती थी वो। तो कैशनर ट्री में भी देखा जाए तो एनवायरनमेंट, जो कैशनर ट्री और उसके आसपास का जो वातावरण है, उसका बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 में, है ना। और तोरुदत्त को आप एक नेचर पोएट भी बोल सकते हो, और काफी उच्च स्तर की हाईएस्ट ऑर्डर की नेचर पोएट, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे उसी तरह की लेवल की ये भी एक अच्छी मतलब नेचर पोएट रही है। ज्यादा जी नहीं, इतना कुछ लिख नहीं पाई, पर जितना भी लिखा उसमें बहुत सुंदर लिखा। तो इसलिए बोल सकते हैं आप, इनकी पोएट्री में आपको रोमांटिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने पिछली पोएम जो लोटस समझाई थी तब बताया था ना, इनकी पोएम में आपको रोमांटिक एलिमेंट भी मिलते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, पोएम में 5 स्टैंजा हैं, और हर स्टैंजा में 11 लाइन है, ठीक है। यानी 11 पंजे 55 लाइन है पूरे, ठीक है। और हर स्टैंजा में एक ऑक्टेव है, 2 एनक्लोज राइमिंग क्वार्टेंस है, और लास्ट में एक राइमिंग टर्सेट है। 3 लाइन, 8 और प्लस 3, 11 लाइन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्टैंजा, तो समझ में आएगा, है ना। देखो ये इस तरीके से बोल रहा है कि देखो ये, हाँ अपनी पोएम आ गई। जैसे ये 11 लाइन का एक स्टैंजा है, ठीक है। अब
हम राइमिंग स्कीम समझ रहे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। आखिरी वर्ड को देखो कि उसकी साउंड क्या निकल रही है। राउंड, राउंड है ना, इसको हम ए देंगे। स्कार्स, क्या राउंड और स्कार की तुकबंदी बैठ रही है? नहीं, तो इसको बी देंगे। स्टार्स, स्टार्स और स्कार्स की तुकबंदी बैठ रही है, बोलने में एक राइम कर रही है ना, पोएट्री बन रही है। स्कार्स स्टार्स, तो बी, इसको बी देंगे। बाउंड, राउंड और बाउंड, तो इसको ए देंगे, ठीक है। गैलेंटली, गैलेंटली सी देंगे। हंग को डी देंगे। अमोंग, अमंग और हंग तो दोनों डी। और बी, गैलेंटली बी, तो इसको सी देंगे। अब ओवरफ्लोज, ओवरफ्लोज को ई देंगे, किसी से मैच नहीं हो रहा ऊपर वाले से, है ना। क्लोज, ओवरफ्लोज क्लोज, इसको भी ई देंगे, दोनों का मैच हो रही है, दोनों राइमिंग कर रही है ना। रिपोज, ये भी मैच हो रहा है, रिपोज क्लोज ओवरफ्लोज, इसको भी ई देंगे। तो अब इस पूरे स्टेंजा को देखो, ए बी बी ए, सी डी डी सी, ई ई ई, ठीक है, ये हो गया ना राइमिंग स्कीम। और सेम ही आगे इन सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहली की 8 लाइन, इसको हम एक तो शुरू का जो ऑक्टेव पार्ट है इसमें है, क्या लिखा था मैंने, मैंने लिखा था देखो, टू एनक्लोज राइम क्वाट्रेन्स। इसका मतलब होता है, क्वाट्रेन का मतलब 4 लाइन, 4 लाइन का स्टेंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं। तो ये 4-4 लाइन में भाग, मतलब इसको बांट दो, मान लो आप 4-4 लाइन में बांट दो, ठीक है। इसके अंदर है एनक्लोज्ड राइमिंग, ए और ए के अंदर फंसे हुए हैं बी। एनक्लोज मतलब बंद है इसी तरह के सी और सी के अंदर बंद है डी डी, तो इसको बोलते हैं एनक्लोज्ड राइमिंग। कि भाई ये 4 लाइन का एक क्वाट्रेन होता है, और क्वाट्रेन में क्या है, एनक्लोज्ड राइमिंग है। एनक्लोज्ड राइमिंग इस तरह की होती है कि पहली लाइन और आखिरी लाइन में जो तुकबंदी जिस बैठ रही है आपस में, उनके बीच में 2 लाइनें सेम तुकबंदी वाली, मतलब फंसी हुई है, एनक्लोज्ड बंद है। समझ में आ रहा होगा, सी और सी के बीच में डी डी बंद है। तो ये 8 लाइन में आपस बोलते हैं, ये ऑक्टेव पार्ट में 2 क्वाट्रेन्स इस्तेमाल किए गए हैं। ऑक्टेव पार्ट में 2 क्वाट्रेन्स हैं। 2 क्वाट्रेन का मतलब समझ ही होगा तो आप, मतलब 4-4 लाइन के 2 स्टैंजा, 2 क्वाट्रेन फंसे हुए हैं जिनमें क्या है, एनक्लोज्ड राइम, ठीक है, उनमें एनक्लोज्ड राइम है। और लास्ट में टर्सेट है। टर्सेट का मतलब होता है 3 लाइन का पोर्शन, 3 लाइन के स्टैंजा को टर्सेट बोलते हैं वैसे ना। तो ये 3 लाइन जिसकी राइमिंग स्कीम सेम है तीनों की, ई ई ई, ठीक है। इस तरीके से इनकी 11 लाइन का जो पूरा कंप्लीट स्टैंजा है ना, उसकी मैंने टुकड़े करके बताया आपको ये, कि किस तरह से मैंने लिखा है वो, कि 11 लाइन का स्टैंजा है जिसमें 8 लाइन में ऑक्टेव है, जिसमें 2 क्वार्टरेन है और दोनों में एनक्लोज्ड राइमिंग है, और साथ में फिर एक टर्सेट है सेम राइम स्कीम का, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ईच स्टैंजा में एक ऑक्टेव है ऑफ 2 एनक्लोज्ड राइम क्वार्टरेन्स फॉलोड बाय ए राइमिंग टर्सेट, और 3 लाइंस विच राइम सेम, तीनों लाइन की सेम राइम है जो टर्सेट की। तो राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी ए, सी डी डी सी और ट्रिपल ई, ठीक है। और सेम आगे बाकी स्टैंजर्स में कंटिन्यू। तो बच्चों समझ में आ गया अब आपको कुछ समझ में उसमें वो नहीं आया हो ना, तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी मैं आपको इसके नोट्स तो पीडीएफ, मतलब पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, इसको कंप्लीट आंसर मत समझना, हेडिंग सेम रख सकते हो परंतु पॉइंट्स कुछ और इसमें, मतलब अंदर और चीजें इंक्लूड करना, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करना और एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये तो मैंने अपने गाइडेंस के लिए बनाया है, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।